A very good evening to all. So here we have a very special guest with us. जैसे कि आप लोग बहुत सारे कमेंट स्टूडेंट कर रहे थे कि कम टाइम में वेजिटेबल साइंस की हम एसआरएफ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग सोचे कि एक हम वीडियो बनाते हैं। पहले भी हमें बोला था कि वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, बट क्या था थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त घर पे थे। तो अभी हम एक स्पेशल गेस्ट अपने साथ ले आए हैं जो इस साल बहुत अच्छी रैंक हासिल की हैं एसआरएफ वेजिटेबल साइंस में। तो आप लोग मिलिए, दिनेश मालव हैं जो इस बार बहुत अच्छी रैंक हासिल किए हैं। तो ये अपना क्या क्या स्ट्रेटेजी था, क्या बुक फॉलो की, ये बहुत अच्छे से बताएंगे। तो पहले मालव जी आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग किए हैं, यूजी पीजी कैसे किए हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मालव है और मेरी यूजी एमपी के वीराउरी से हुई है और मैंने मेरी पीजी आईआरआई से वेजिटेबल साइंस में की है। और रिसेंटली मैंने एसआरएफ एग्ज़ाम में जनरल रैंक 9th हासिल की है और ओबीसी रैंक 4 है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसआरएफ के पेपर में 3 पार्ट में आता है। हाँ मालव जी, पहले बताइए कि हम 3 पार्ट को जो है उसको डिवाइड कर से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हम सिलेबस क्या क्या रहता है? देखिएगा कि जो पार्ट ये है वो तो मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ, वो तो जनरल एग्रीकल्चर हो गया हमारा। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें तो जो लास्ट का मंथ रहता है उसमें एनआरसुंडा पढ़ लो। जो बुक आपने सबसे ज़्यादा यूजी में पढ़ी हो, पीजी के लिए, एसआरएफ के लिए, जीआरएफ में जो तैयारी की उस टाइम पे जो बुक पढ़ी है उसको ही पढ़ो, ज़्यादा ये मत पढ़ो। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में पूरा जो हॉर्टिकल्चर ग्रुप आता है पूरा, जिसके सारे फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट, स्पाइसेस। तो आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है कि जो हॉर्टिकल्चर को अगर टफ बनाना रहता है तो स्पाइसेस और मेडिसिनल में से उसकी प्रोसेसिंग पूछ लेते हैं। प्लांटेशन में उसका कुछ प्रोसेसिंग होती है, जैसे कोकोआर वगैरह हुआ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये क्या हैंडबुक में जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें अच्छे से दे रखा है हर एक क्रॉप का, उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसको नोट्स बना के एक शॉर्ट में कि इसके बाद ये प्रोसेसिंग होती है, एक सीक्वेंस वाइज, जिससे आपको पता है उसमें क्या टेम्परेचर है, उसमें कितना उसका मॉइस्चर रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके नोट्स बना के अपने रिवीजन के लिए बना लें एक अलग से स्पेशल नोटबुक जो एंड टाइम में भी काम है। और जो बी पार्ट के लिए बाकी और बुकें हैं जो कि अपन जीआरएफ के टाइम पढ़ते हैं, जैसे कि ग्लोस्टस हो गई, इसेंस हो गई। जैसे कि मैं देखा हूँ बी पार्ट में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग से रिलेटेड पॉइंट नहीं आता, प्रोडक्शन से ज़्यादा आता है। तो आप प्रोडक्शन के बेस में आप बताएं कि हम कैसे प्रोडक्शन को अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि बी पार्ट में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल ही आता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन और जैसे प्रोसेसिंग बताए उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन जो आना रहता है वो हैंडबुक में दे रखा है। बीच में जब पढ़ते हैं पैराग्राफ में, जैसे कभी अपन स्किप कर देते हैं एनपीके, और उसमें कुछ जैसे गुआवा में दे रखा है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसका भी क्वेश्चन आया था। ऐसे कुछ ब्रोंजिंग आया था। हाँ, जैसे कोई डिसऑर्डर है, हम उसमें एक एप्लीकेशन किसी न्यूट्रिएंट का करें तो वो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एनपीके कितना डालते हैं 1 हेक्टेयर में, बट किसी पार्टिकुलर डिसऑर्डर के पूछ रहा है, पार्टिकुलर डिसऑर्डर को मैनेजमेंट करने के लिए हम कौन सा न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे, उस टाइप का एक हम स्टैंडर्ड वे में बना सकते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो साइंटिस्ट सेट करते हैं वो भी बना देते हैं, इस टाइप का आ जाता है। और ब्रीडिंग एस्पेक्ट में बात करें तो जो बेसिक ब्रीडिंग है वो तो आपको पता होनी चाहिए, जिसका यूज़ फ्रूट में और वेजिटेबल में स्पेशली होता है। कुछ सीक्वेंस फ्लोरिकल्चर में पूछी जाती है कि क्या उसके मेथड हैं, इमस्कुलेशन, उसके बाद क्या। ऐसे फ्रूट में जैसे कि म्यूटेशन होता है, टेम्परेट क्रॉप में म्यूटेंट वेराइटी है, वैसे ही वेजिटेबल में किस मेथड से उसका डेवलपमेंट हुआ है। कुछ स्पेशल वेराइटीज़ होती है, उसका ध्यान रखना होता है। कॉलीफ्लावर में टाइप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका पूरा सीक्वेंस के साथ में आ जाता है। तो वो वेराइटी आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। कुछ ही फेमस वेराइटीज़ है, पालक की वेराइटी का भी क्वेश्चन फेमस है, आता ही रहता है। और उसके अलावा म्यूटेंट वेराइटी को स्पेशल से ध्यान रखना है।
और टोमेटो में जो चेरी टोमेटो, बिग साइज टोमेटो, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हो रहे हैं। मीन्स आपका कहना ये है कि ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, पूरे हमारे सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाता है, उस स्पेसिफिक पूरे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आने का। तो उसके लिए जैसे कि हम अगर PYQ देख लें तो उससे हमें एनालाइज हो जाएगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। वैरायटी बहुत सारी, लेकिन किस टाइप की वैरायटी पूछी जा रही है, तो वहाँ से हमें एक ट्रेंड जो है फॉलो करके हमें एनालाइज हो सकता है यहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम मेजर चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस वे में। देखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपन को PYQ सोल्व करना रहता है, उससे एक आइडिया लगता है ट्रेंड किस तरफ बढ़ रहा है, कहाँ से जा रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके नज़दीक में जो भी हैं उसको डीप में पढ़ सकते हो आप, कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सी पार्ट का यही सीन है मोस्टली कि जो टॉपिक है उसके आसपास से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, जो देखा है एनालाइज करके जो सामने रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम ओवरऑल डिस्कस कर ली हमें कहाँ कहाँ फोकस करना रहता है, तो उसके लिए हम कौन सी बुक फॉलो करें बी पार्ट के लिए, जिससे बहुत इजी से कम टाइम में बी पार्ट में बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। देखिएगा कि जो बी पार्ट है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट मॉडरेट टाइप के ही आते हैं मोस्टली, तो वो बन जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम ना देने की, मतलब स्पेशल बुक नहीं पढ़ने की बजाय मैंने तो ग्लोस्टस पढ़ी थी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके थे और उसमें से आते भी हैं, उसके जनरल पार्ट से भी आते हैं। और जो हैंडबुक है, हैंडबुक के आगे के जो चैप्टर है 29 वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो दोनों वॉल्यूम है वो जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले में फ्रूट और वेजिटेबल हैं, तो उसमें भी जो कभी कभी डिजीज से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी डीप में भी आ जाता है। और प्रोसेसिंग तो पढ़ना ही है, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, उससे भी बेनिफिट मिला है। और उसके बाद में आप जैसे कि साइट पे जा सकते हो, IHR की साइट में से क्वेश्चन आते हैं, जो वैरायटी अपलोडेड है उसमें से पूछ लेते हैं। कोई डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी 4 डिजीज दे देंगे, 3 दे देंगे, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। उसके बाद में जो अपने IIVR है उसकी साइट पे भी है, और एनुअल रिपोर्ट जिसमें एक मोटा उस पर हॉर्टिकल्चर सर्च करके अपना हॉर्टिकल्चर का कंटेंट सेव करके, जो ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ नया सर्च हुआ है, जैसे वेजिटेबल फ्रूट पे ज़्यादा है इस पे फोकस। और ICR के जो रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से ज़्यादा चांस रहता है कि वहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, SAU से बहुत कम फोकस करते हैं। मैं भी ये रियलाइज़ किया हूँ, जितनी ICR इंस्टीट्यूट हैं उनकी साइट पे जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब जैसे हम बात करते हैं बी पार्ट के लिए, ओवरऑल दिनेश बता दिए हैं कि जैसे हमारा ग्लास्टस और हैंडबुक सफिशिएंट है, हमें बहुत ज़्यादा उसमें इधर उधर नहीं भागना। अगर हम इसको कंसिस्टेंटली अगर अच्छे से हम पढ़ लें तो हमारा कवर हो जाएगा। तो जैसे अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन ग्रुप है सी पार्ट जो है, जो हमें कोर ग्रुप कहते हैं, हमें ज़्यादातर फोकस उसी पे करना रहता है। तो आप सी पार्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप बताइए दिनेश कि हम कैसे उसके सिलेबस को डिवाइड करें या फिर बुक को डिवाइड करें, कैसे हम कम टाइम में बहुत अच्छे से सी पार्ट को हम कैसे कवर करें। जैसे कि आपको पता है, आपने सिलेबस देखा होगा, जो कोर सब्जेक्ट है अपना वेजिटेबल, उसके 10 पार्ट हैं। तो उसको अच्छे से पहले तो याद रखना है। जैसे कि किसी भी प्रिपरेशन करने के लिए अपन को सिलेबस तो अच्छे से याद होना चाहिए, क्या आ रहा है, कौन कौन सी यूनिट है। और उसके बाद में आपको करने हैं सोल्व पेपर। 2020 से 25 के बीच में सारे पेपर जितने भी हुए हैं वो सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। और जो मैंने देखा है 10 यूनिट हैं टोटल, सी पार्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एवरेज मान के चलिए 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आ रहे हैं। आप उसको एनालाइज करेंगे, किसी भी पार्ट को छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ रहा है हर बार। इस बार जैसे कि हार्मोन्स की बात करें तो सर उसमें क्या कि पहले मेजर हार्मोन पूछते थे, अब जो माइनर है उनका पूछने लग गए। उसके बाद में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पहले नॉर्मल पूछते थे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे। अब उसमें जो पॉली हाउस के पार्ट हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसका गटर का यूज क्या है,
ये सब पूछा जा रहा है। ये जो दिनेश जो पीजीआर्स की अगर आप बात कर रहे हो, वो क्या स्पेसिफिक किसी क्रॉप्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, जैसे कुकुरबिट्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है या सोलिनेशियस क्रॉप्स को, कुछ बताओगे आप? इन जनरल बात करें क्रॉप में, अगर हम बात करते हैं कि गायनोसियस लाइन को डेवलप कर रहे हैं, मेल को अपन ला रहे हैं उसके सीड को मेंटेन करने, तो वो तो जनरल है, वो क्रॉप के अंडर आ जाएंगे, वो हार्मोन्स तो पूछे ही जाएंगे। पर जैसे कि हार्मोन्स अपना टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अपनी यूनिट है एक, उसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं हर साल। अच्छे क्वेश्चन या तो किसी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर कोई मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है क्रॉप का, कोई पर्टिकुलर, जैसे पैरा हेलियोट्रोपिज्म काउपी में होता है, जैसे कि जो सनलाइट होती है उसके ओरिएंटेशन में से उसकी लीव्स हो जाती है, तो उस टाइप के जो फिजियोलॉजी के इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के होते हैं वो पूछते हैं। पक्का है एक हार्मोन्स में से एक क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर, जैसे कि जो माइनर ब्रेसिको स्टेरॉइड और जो हार्मोन्स है माइनर न्यू जनरेशन जो कि हैंडबुक में दे रखे हैं अच्छे से, और उनका जो मेजर काम है, मैचिंग में आया था सर, मेजर काम है उस टाइप से ऐसे ध्यान रख के उसमें टेबल भी दे रखी है किस किस क्रॉप में यूज करते हैं, तो वो याद रख सकते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्टेड को भी नहीं छोड़ना। उसके बाद में वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में से हर साल JRF SRF दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी नहीं स्किप कर सकते, उसको भी अच्छे से देखना है। कहीं ना मिले कंटेंट तो आप रिव्यू पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो, ऑनलाइन मटेरियल में का यूज कर सकते हो। उसके बाद में जैसे कि कोई न्यूज आती है जैसे ब्रिमेटो ये चीज़ें बनी, उसका भी ध्यान रखना है। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो कूल सीजन और वार्म सीजन वेजिटेबल का है वो आपको ध्यान ही रखना है। जैसे कि हैंडबुक तो पढ़नी है, फॉलो करनी है, पर जैसे कि इसेंस या ग्लोस्टस में अच्छे से वो डीप में दे रखा है, जो कि हैंडबुक में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा डीप में नहीं है, तो उसके लिए उन बुक्स पे जाना है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। और ग्रोथ और डेवलपमेंट का बता ही दिया। ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग के लिए आपको केवी पीटर पढ़नी पड़ेगी। केवी पीटर में से मतलब अच्छे से उसको उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा हर एक क्रॉप्स का जो कि इम्पोर्टेंट है उसको भी। और उसके साथ साथ माइनर्स का ट्रेंड लास्ट ईयर से हमारे एग्जाम से शुरू हुआ है सर। उसमें डीप के क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि स्टोरेज के बाद में शुगर कंटेंट पार्सनिप में बढ़ता घटता है, पार्सनिप को कोई इतना डीप नहीं पड़ता, सही बात। इसलिए माइनर्स को भी छोड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ केवी पीटर के बाद में आप विष्णु स्वरूप पे जा सकते हो, वो भी अच्छी बुक है फॉर प्रोडक्शन। उसमें से भी जो जेनेटिक्स का जीन्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें से आता है, हर साल आता है उसमें से क्वेश्चन। हरियर राम में से जा सकते हो। और उसके बाद में आप जैसे कि माइनर क्रॉप्स को अच्छे से पढ़ना हो और मेजर क्रॉप को और डीप में पढ़ना हो तो आप टीके बोस पे जा सकते हो, जैसे जैसे आपको टाइम मिले। और ब्रीडिंग की बात करूं तो आप जी कल्लो वाली बुक को जा सकते हो कि जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, जेरोक्स करवा के पढ़ सकते हो उसको। अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स होती है उसको तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए उसमें से। और बाकी जो ब्रीडिंग के, एक तो ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल था, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड 3 यूनिट ये थी। और उसके बाद में और बाकी रहती है जैसे प्रोटेक्टेड हुआ प्रोसेस और सीड प्रोडक्शन वाला है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसको हैंडबुक में इतना अच्छे से दे रखा है कि उससे बाहर जाने की चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें से बहुत अच्छे से दे रखा है, उसको देख सकते हो। और आर्टिकल भी मिलते हैं, तोमर सर, BS तोमर सर हमारे जो हेड हैं, उनके भी अच्छे आर्टिकल हैं, उनको देख सकते हो अगर डीप में पढ़ना हो तो। बाकी हैंडबुक से काम चल जाएगा। और तो बाकी तो ओवरऑल ये है कि जो हमें ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें एक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और थोड़ा प्रोडक्शन से रिलेटेड। बाकी जो जनरल टॉपिक्स हैं जैसे हमारा PGR से हुआ और सीड प्रोडक्शन से हुआ और प्रोटेक्टेड, इन सब का जैसे हैंडबुक से और कुछ कॉम्पिटिटिव बुक से भी काम चल जा रहा है। लेकिन जो बेसिक हमारा है कि ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वो ऐसे कंसेप्ट वाली चीज़ें, उसके लिए हमें ये जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक पे ही। तो जैसे हम अभी दिनेश के साथ डिस्कस कर लिए जो मेजर क्या है उसमें, ऐसा सिलेबस तो बहुत बड़ा 10 यूनिट ऐसे बहुत बड़ा रहता है,
उस 10 यूनिट में कहाँ से चांस है क्वेश्चन आने की, तो ये बता दिए दिनेश ने। और जो मेजर बुक फॉलो करना चाहिए वो बता दिए। तो दिनेश आप बताइए कि अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स फॉलो करना चाह रहे हैं या फिर कुछ PYQ टाइप का, क्योंकि मैं देखा हूँ कि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आपने भी बताया कि उसके आसपास से ही क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट को? हाँ जी, जैसे कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद ही हमें ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए, उसके पहले नहीं जाना चाहिए। क्योंकि फिर अगर अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सही नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो उसके लिए हम जा सकते हैं कि ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस है और ट्रीजर ऑफ वेजिटेबल साइंस मिश्रा जी की है, तो उस बुक को भी अच्छी बुक है, डीप में दे रखा है। अगर आपने सारा कुछ बुक अच्छे से पढ़ी है, जैसे कि जो कि KV पीटर हो गई, विष्णु स्वरूप हो गई, TK बोस हो गई, अगर ये पढ़ के आप उस बुक के ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके मतलब गलत होने की चांसेस है, काफ़ी हद तक सही होंगे उसमें, और बहुत डीप में दी है। और स्टार्ट। हाँ, तो जैसा कि जो B पार्ट है उसके लिए ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस अच्छा है। उसमें जो कलेक्शन है पेपर्स का प्रीवियस मेमोरी बेस्ड अच्छे से दे रखा है। कुछ कुछ गलत है तो उसका तो पता चल जाता है, जैसे हम रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, यदि हम स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं तो हमें उससे पता चल जाता है, कुछ माइनर मिस्टेक्स रहता है। जैसे अगर C पार्ट के लिए बताए, जो हम ट्रीजर ऑफ वेजिटेबल साइंस बनाए, जो स्टैंडर्ड बुक बताए हरिहर राम विष्णु स्वरूप, इन्हीं सबसे हम उसको बनाए हैं। आप वहाँ से पढ़ के वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी वहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे, जीन बायोटेक्नोलॉजी ब्रीडिंग से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। जैसे आप लोग बहुत लोग इसमें सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीक में उसका 2nd एडिशन भी आ जा रहा है हमारे ट्रीजर वेजिटेबल साइंस का। तो प्रैक्टिस के लिए हम यही जानते हैं कि अभी जितनी भी मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, बट SRF के लिए ट्रीजर ऑफ वेजिटेबल साइंस से अच्छा कोई बुक है नहीं, जहाँ तक मैं रियलाइज़ किया हूँ। और दिनेश भी बता रहे हैं, आप लोग खुद से देखे ही होंगे जैसे। और अब दिनेश बताइए, जैसे प्रैक्टिस के लिए बुक के अलावा हम कोई कोर्स ले सकते हैं? कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट करते थे सर हम क्लासें लें, टेस्ट सीरीज लें या सेल्फ स्टडी करें, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आप क्या फॉलो किए थे? जैसे कि हमारी स्टडी हो गई, प्रैक्टिस कर लिए, PYQ कर ली, उसके बाद बात आती है कि कोई ऐसे एकदम से ऐसा टफ सा क्वेश्चन आ जाता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज की ज़रूरत होती है। कि एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि टाइम कम पड़ जाता है आजकल सर, लेंदी पेपर आने लग गया है कि उसके उसमें स्टेटमेंट रहेंगे कौन सा सही है, तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है। अगर उस टाइप का अगर मैनेज करना है तो टेस्ट सीरीज जरूर, जो कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है होटी साइंस, उसमें अच्छे से वो कवर कर रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी, और एकदम जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें अच्छे से क्वेश्चन डाल रखे हैं। दिनेश, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने खुद भी देखा है कि हॉटी साइंस के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के थे? हाँ सर, मैंने लगाया है क्वेश्चन उसके। और आपको लगा कि हॉटी साइंस के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के थे? हाँ सर, वो जो कि एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं उस टाइप के उसमें से क्वेश्चन थे। और आए थे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से? हाँ सर, कुछ आए थे। और उस मेन चीज सर, एक तो अपना जो डेडिकेशन है और तैयारी है उसको अच्छे से एंड टाइम पे अच्छे से बनाने के लिए टेस्ट सीरीज, और एक माइंड को डेवलप करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मतलब अगर पेपर टफ आ गया तो अपन किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। क्या रहता है सर कि जैसे क्वेश्चन वहाँ हॉल में बैठने के बाद दिमाग ऐसे रहता है, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ आ गए, उन सबको हैंडल कैसे करना ये टेस्ट सीरीज से हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन उसमें हमें 3 चीज़ फायदा मिलता है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्टली कोई नहीं है क्योंकि हम थोड़ी पेपर सेट करने जा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हमें कैसे ओवरऑल हमें कैसे खुद को वहाँ पे अपने को स्टैंड बना के रखना है, 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हेल्प मिलता है। तो जैसे टेस्ट सीरीज की बात हो गई, आपने हार्टी साइंस ज्वाइन किया था, PYQ लगाए, बुक फॉलो किए, ये था। अब कुछ स्टूडेंट जैसे पूछते हैं हमसे कि कोर्स लेना चाहिए क्लासेस के लिए या नहीं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर एक बड़ा ग्रुप है और उसको सिलेबस को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है,
पहले तो खुद पढ़ाओ फिर सामने वालों को समझाओ, नोट्स बना नहीं पाते हैं। और SRF की कोई ऐसे कोई अच्छी सी कोचिंग भी नहीं है कि जो सारा कुछ कवर टाइमली करवा दे। अगर किसी के पास टाइम है सफिशिएंट तो पढ़ सकता है, और जो शुरू ही जनवरी फरवरी के बाद कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत है। जितना भी पढ़ सको खुद पढ़ो, क्योंकि मतलब उसमें ऐसा है कि अगर आप 1 घंटा किसी कोचिंग को दोगे, ठीक है वो बेनिफिशियल रहेगा, बट आप अगर खुद पढ़ोगे तो उस 1 घंटे में कितना 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो। ऐसे तो उसको बार बार रिवीजन करके और टेस्ट लगा के PYQ सोल्व करके सारा कुछ करके उसको एकदम सही कर सकते हो बिना क्लास के। जैसे कि अगर आप लोग सही टाइम पे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। ये मैं भी रियलाइज किया हूँ, दिनेश भी यही रियलाइज किए हैं कि अगर आप, बट ये है कि उसमें एक कांस्टेंट आपको बना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसमें आप 1 दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन नहीं पढ़ रहे, उसमें आपकी रेगुलरिटी मेंटेन जब तक नहीं हुई तब तक पॉसिबल नहीं है। तो जैसे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। तो दिनेश आप ये बताइए कि आप तैयारी कब से स्टार्ट कर दिए थे अपनी? देखिएगा मेरी तैयारी कंटिन्यूअस मतलब पूरा जो टोटल टाइम था वो इसी के लिए। उस बीच कुछ नहीं, थीसिस का कुछ नहीं। मिड अप्रैल से मतलब कि आप मिड अप्रैल से लेके एग्जाम तक आप जो 2.5 से 3 महीने आपके पास थे उसमें आप ओनली आप SRF के लिए टाइम दिए, ना कोई रिसर्च वर्क ना कोई थीसिस वर्क। तो आप लोग भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो आपका रिसर्च और थीसिस वर्क है उसको थोड़ा पहले या एग्ज़ाम के बाद शिफ्ट कर सकते हैं अपने गाइड से बात करके, क्योंकि MSc में बहुत सारे लोड्स रहते हैं तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप जैसे देख लिए कि दिनेश एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताए जिसको आप फॉलो करके बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रैंक ले आ सकते हैं। तो जैसे और कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला था, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन आया? कोई आपके पास आया जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहा? बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन आते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? सो दिनेश ये पूरा अनफिल्टर्ड हमारा रहता है, तो आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिएगा डिस्ट्रैक्शन सब तरह के हो सकते हैं। कोई सीनियर भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि मतलब कुछ भी चीज़ बोल के कि कुछ नहीं रखा है, PhD क्या करोगे, कुछ नहीं है, रिसर्च वर्क का कोई मतलब नहीं है। तो वो अलग चीज़ है। आपका अगर पैशन है, आपको रिसर्च करनी है, तो आप अपने खुद को मतलब उस जगह पे रख के सोचो कि मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो वैसे कर सकते हो। किसी की बातों में नहीं। एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जो साइड में बैठा है कि मेरे बाजू में कौन बैठ के पढ़ रहा है। अगर सेम डिवीजन का मिल रहा है तो डिस्कशन से इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। उसमें कोई मतलब ऐसे भेदभाव नहीं रखे कि तेरा हो रहा है मेरा हो रहा है, ऐसा ना सोचते हुए अगर किसी एक का भी होता है तो वो हेल्प करेगा, आगे जाके हेल्प करेगा। तो वैसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। और दूसरे ग्रुप वालों के साथ में अगर ए पार्ट को तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर होटी में जैसे आप फ्रूट के थे तो प्रभांशु मेरे साइड में बैठते थे, तो हम दोनों डिस्कस करते थे। जो बी पार्ट है वो अच्छे से डिस्कस किया, उसके साथ साथ सी पार्ट भी बहुत डिस्कस किया हमने। तो उससे बेनिफिट होता है किसी के मुंह से सुनी हुई बात, मतलब ऐसे कानों में एकदम ऐसे चली जाती है कि ऑप्शन ऐसा लगता है यही आएगा। कैच करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताएं कि हम जब स्टडी रूम में पढ़ते थे तो एक टेबल था, वहाँ 4 से 5 लोग हम रहते थे, और ऐसा है कि उस 5 जो बैठते थे उस टेबल पे सबकी अंडर 10 रैंक आई है। तो हम लोग डिस्कस करते थे। मैं बताना चाहूँगा प्रभांशु की फर्स्ट रैंक है, और जो हमारे सुंडा है राहुल सुंडा निमेटोलॉजी में उनकी फर्स्ट रैंक है। अमन मंडलोई है, उनकी एग्रोनॉमी में फर्स्ट रैंक है। मेरी 9th रैंक है। और इसके बाद अतुल गर्ग थे, उनकी भी अच्छी रैंक थे, अंडर 10 है। तो हमारा ऐसा ग्रुप था। अनुराग को बोल रहे हो? हाँ, अनुराग अवस्थी उनकी थर्ड थे, वो उनकी थर्ड रैंक है। तो हमारा ये ग्रुप बहुत अच्छा था, हम लोग काफी डिस्कस करके पढ़ते थे। तो आप लोग ऐसा करिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो तो नॉर्मल थिंग्स है कि वो तो लाइफ में होना है, बट उससे थोड़ा इंस्पायर होइए। उससे ऐसा नहीं उसमें हम जाके हम खुद को नर्वस करें, उससे इंस्पायर होके हम एक अच्छा ग्रुप करें, हम दोस्तों के साथ करेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, बात भी होगा, थोड़ा मस्ती भी होगा, और ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होगा। ग्रुप डिस्कशन से इजीली से तैयार हो सकता है। हम जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सबका ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ पार्ट तो सेम रहता है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं,
चाय के साथ डिस्कस कर सकते हैं, खाने के साथ। तो ऐसे करके आप लोग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, जैसे दिनेश बताए, मैं भी बताया था फ्रूट साइंस वालों के लिए, तो ऐसे आप करके अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, विथ जो ऑथेंटिक बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, टेस्ट सीरीज है, इन सब से आप कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिवली आप गुड रैंक बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हम लोगों का आज का साथ। जल्दी आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मिश्रा जी, धन्यवाद सर।